हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे लोक प्रशासन का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है परिवर्तन का प्रबंधन, मतलब चेंज मैनेजमेंट। परिवर्तन का प्रबंधन का मतलब होता है कि जैसे हमारे को प्रशासन चल रहा है, कोई कंपनी है, कोई बड़ा प्रशासन है, उसमें यदि हम कोई नया परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे पहले सभी मैन्युअली काम करते थे। मैन्युअली का मतलब सभी पेन, कॉपी और रजिस्टर और हमारी फाइलें, इनसे काम करते थे। लेकिन अचानक ही जैसे हमारे 90 के दशक में कंप्यूटर का आगमन हुआ, तो सभी ऑफिसों के अंदर कंप्यूटर आ गए। तो एक तरह से प्रशासन के अंदर क्या एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया। तो हम आज ये देखेंगे कि यदि प्रशासन के अंदर किसी भी नई चीज़ को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, नई चीज़ को शामिल करते हैं, तो प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें इस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करती है, कौन इसको बढ़ाने का प्रयास करती है, किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिवर्तन का प्रबंधन, मतलब चेंज मैनेजमेंट। शुरू करते हैं। चेंज मैनेजमेंट मतलब परिवर्तन का प्रबंधन या परिवर्तन प्रबंध। ये क्या है, किसी संगठन, प्रणाली या व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसे स्वीकार करने, उसे बनाए रखने की एक प्रणालीगत प्रक्रिया होती है। क्या है, एक तरह की ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, किसी भी संगठन, प्रणाली या व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसे स्वीकार करने, उसे बनाए रखने की प्रणालीगत प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि बदलाव को सुचारू रूप से लागू किया जाए। तो ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है सुनिश्चित करने की कि जो बदलाव है तो उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। संगठन के उद्देश्यों, संरचना और प्रक्रियाओं और तकनीकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। किसका जो ये परिवर्तन हुआ है, तो इसका क्या है, जो हमारे संगठन के उद्देश्य है, संरचना है, प्रक्रिया है और तकनीक, इन पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे परिवर्तन के प्रबंधन के कौन कौन से पहलू है, की एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट की बात करें। सबसे पहले आता हमारा परिवर्तन के प्रकार, कि भाई हम संगठन के अंदर किस किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं जिनका प्रभाव विभिन्न स्तरों पर पड़ता है। जैसे एक परिवर्तन हम कर सकते हैं संगठनात्मक परिवर्तन। क्या, ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात करें तो संगठन की संरचना, संस्कृति और रणनीति, इनमें परिवर्तन को संदर्भित करता है। मतलब ये बताता है कि संगठन की अपनी संरचना में, संस्कृति में, रणनीति में ही चेंज कर दिया। कई बार ऐसे होता है। तो संस्कृति का मतलब जैसे कोई संगठन कुछ कार्य कर रहा था, जैसे पुलिस प्रशासन है, तो पुलिस प्रशासन में एक ऑफिस था, वो पहले क्राइम जो एविडेंस है इसके बारे में काम करता था, तो उसको चेंज करके अब फील्ड एविडेंस, फील्ड के बारे में बात करेंगे तो उनका क्या है, संस्कृति ही चेंज कर दी। कि पहले वो कुछ और काम कर रहे थे, अब पूरा का पूरा ही चेंज करके उनसे दूसरा काम करवाने लगे। उदाहरण के लिए देखिए तो एक कंपनी के द्वारा नई व्यापार रणनीति को अपनाना, संगठन के नेतृत्व में बदलाव, नए बाजारों में विस्तार, तो ये हमारे इसमें आता है संगठनात्मक परिवर्तन। फिर आता प्रक्रियागत परिवर्तन। क्या आता, प्रक्रियागत परिवर्तन या प्रोसेस चेंज की बात करें तो इसकी बात करते हैं, इसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार और या फिर पुनः संरचना शामिल होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाएं होती है, क्या व्यावसायिक प्रक्रियाएं होती है, तो इनमें सुधार या फिर पुनः संरचना शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमारी उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक करना। जैसे हमारी उत्पादन प्रक्रिया है, तो पहले इसमें मजदूर काम में आते थे, अब क्या कर दिया हमने, इसे ऑटोमेटिक कर दिया। ईआरपी सिस्टम लागू करना, तो ये हमने क्या किया, प्रोसेस चेंज कर दिया। तीसरा होता है हमारा तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। मतलब इन तकनीकों को, नई तकनीकों को अपनाना और मौजूदा प्रणाली को अपडेट करने से संबंधित जो परिवर्तन होता है वो हमारा तकनीकी परिवर्तन के अंदर गिना जाएगा। उदाहरण के लिए नए सॉफ्टवेयर प्रणाली को लागू करना, क्लाउड कंप्यूटर को अपनाना, तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। फिर देखते हैं हम सांस्कृतिक परिवर्तन की। सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब कल्चरल चेंज की बात करें तो संगठन में मूल्यों, मान्यताओं और कार्य संस्कृति में बदलाव की प्रक्रिया हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाती है। मतलब संगठन के जो मूल्य है, मान्यता है और कार्य संस्कृति है, तो उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया है वो हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाएगी। जैसे कि हमारे नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल की संस्कृति को बदलना। फिर व्यक्ति केंद्रित परिवर्तन की बात करें, पीपल सेंट्रिक चेंज। पीपल सेंट्रिक चेंज की बात करें तो यह क्या है, कर्मचारी का दृष्टिकोण, कौशल और कार्यशैली में बदलाव लाने से संबंधित होता है। यह क्या, कर्मचारी का दृष्टिकोण, कौशल और कार्यशैली में बदलाव लाने से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए देखें
तो नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, नेतृत्व शैली में बदलाव करना, ये सब हमारे व्यक्ति केंद्रित परिवर्तन होते हैं कि हमने कि नए-नए जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है कौशल के, तो उसको शुरू कर दिया है स्किल्स के। साथ ही साथ जो हमारे नेतृत्व शैली में बदलाव मतलब कोई लीडर पहले कोई और था, अब लीडर चेंज कर दिया, तो लीडर का चेंज होने से भी कार्य संस्कृति में बदलाव आता है। अब बात करेंगे हम दूसरी चीज़। ये तो हमने अभी तक 5 पॉइंट देखे, पाँचों पॉइंट में हमने देखा कि बदलाव किस-किस तरह का होता है। अब हम बात करेंगे बदलाव होता कैसे है? क्या परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक प्रक्रिया है प्रॉपर, यदि उस प्रक्रिया के थ्रू हम यदि पालन करेंगे परिवर्तन की, तो वह परिवर्तन आसानी से संगठन में स्थापित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे परिवर्तन की आवश्यकता का विश्लेषण कि वास्तव में हम परिवर्तन करने की ज़रूरत है या नहीं, मतलब असेसिंग करेंगे द नीड ऑफ चेंज, मतलब आवश्यकता देखेंगे जो परिवर्तन है, तो परिवर्तन की आवश्यकता का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि परिवर्तन क्यों ज़रूरी है। क्या सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है। इसमें संगठन के मौजूदा मुद्दों, बाजार के रुझानों, प्रतिस्पर्धी दबावों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, संगठन के मौजूदा मुद्दों, बाजार के रुझानों और प्रतिस्पर्धी दबावों का विश्लेषण किया जाता है कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। फिर आता है परिवर्तन की योजना बनाना। दूसरे पॉइंट में हमारा क्या आता है, परिवर्तन की योजना बनाना, क्योंकि हम ऐसे ही जल्दबाजी में किसी परिवर्तन को संगठन में लागू नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब योजना बनानी पड़ेगी, उसी के तहत हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट उद्देश्य और रणनीतियां तैयार करना, मतलब संसाधन, बजट, समय सीमा और जोखिम सबका मूल्यांकन करना पड़ता है इसके अंदर। क्या संसाधनों, बजट, समय सीमा और जोखिम सबका मूल्यांकन करना पड़ता है। फिर बात करें प्रमुख हितधारकों की पहचान करना, मतलब जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उस परिवर्तन से कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, मतलब जो जनता प्रभावित होगी, कर्मचारी प्रभावित होंगे, कर्मचारियों में भी कौन सा वर्ग प्रभावित होगा, इसे हम कहते हैं हितधारक, मतलब आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। परिवर्तन में शामिल प्रमुख लोगों की पहचान की जाएगी, जैसे हमारे कर्मचारी, ग्राहक, प्रबंधक, आपूर्तिकर्ता। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पक्ष है जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे, उनकी पहचान करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे कि परिवर्तन से उन्हें किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, और उन्हें प्रभावी ढंग से शामिल किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि ये जो आपकी चिंताएं हैं ये व्यर्थ किए, इन परिवर्तन से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और यदि नुकसान हो रहा होगा तो हम उसको नुकसान नहीं होने देंगे, एक बेहतर विकल्प तैयार करेंगे ताकि उनसे उनका नुकसान ना हो। फिर आता हमारा संचार और प्रशिक्षण, मतलब कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग। तो परिवर्तन के उद्देश्यों और लाभों के बारे में कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। फिर क्या परिवर्तन के बारे में जो भी लोग हैं और जो कर्मचारी है उनको बताया जाएगा कि हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं और इन परिवर्तनों का हमारा उद्देश्य क्या है, और कंपनी को इन परिवर्तनों के हो जाने के बाद किस तरह से फायदा होगा, कर्मचारी को किस तरह से फायदा होगा, साथ ही साथ संगठन है तो संगठन को किस प्रकार से फायदा होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। अब जरूरत पड़े तो उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया जाएगा कि यदि नए परिवर्तन के संबंध में जो कर्मचारी है वो कॉम्पिटेबल नहीं है, मतलब उसको समझ पाने में समर्थ नहीं है, तो उनको विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर परिवर्तनों को लागू किया जाएगा, मतलब परिवर्तन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। क्या परिवर्तन जो योजनाएं हैं वो चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इस दौरान क्या कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया को एकत्रित किया जाता है कि जैसे जैसे हम परिवर्तन को चेंज करेंगे, मतलब परिवर्तन करते जाएंगे, लागू करते जाएंगे, तो इस परिवर्तन का हितधारक क्या उनकी कैसी प्रतिक्रिया है, क्या उनको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्या उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, तो उसको भी हम नोट करते हुए चलेंगे ताकि हमें उन परिवर्तनों के संबंध में सभी जानकारी मिल जाए। फिर निगरानी और मूल्यांकन या मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन की बात करें तो परिवर्तन के प्रभाव और परिणामों का आकलन किया जाएगा। क्या परिवर्तन के प्रभाव और परिणामों का आकलन किया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो समायोजन और सुधार भी किए जाते हैं। क्या यदि आवश्यक हो तो समायोजन और सुधार भी किए जाते हैं। फिर बात करें परिवर्तन प्रबंधन के प्रमुख मॉडल या की चेंज मैनेजमेंट मॉडल, तो बात करें इसकी, तो पहला आता हमारा कोटर का 8 स्टेप मॉडल। क्या कोटर का 8 स्टेप मॉडल की बात करें तो यह मॉडल जॉन पी कोटर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? जॉन पी कोटर के द्वारा विकसित किया गया था, और इसमें 8 चरण होते हैं। कितने? जो परिवर्तन के अंदर क्या 8 चरण होते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? जॉन पी कॉटर के द्वारा दिया गया था। तो इसमें 8 चरण होते हैं। पहला चरण आता है हमारे तत्काल आवश्यकता की भावना का बनना। क्या तत्काल आवश्यकता की भावना बनना मतलब क्रिएट अर्जेंसी, मतलब कि हम
जिसको परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें कितनी अर्जेंसी है, मतलब कितनी जल्दी है हमें इस चीज़ को करने की। फिर एक सशक्त नेतृत्व टीम बनाना, मतलब बिल्ड ए गाइडिंग कोalition। फिर आता है कि स्पष्ट दृष्टि विकसित करना, मतलब डेवलप ए विजन और स्ट्रेटजी। डेवलप ए विजन और एंड स्ट्रेटजी। फिर दृष्टि को प्रभावी रूप से संप्रेषित करना, दृष्टि है तो विजन है तो उसको कम्युनिकेट करना। फिर कर्मचारी को सशक्त बनाना, मतलब एम्पावरिंग एम्प्लॉई फॉर एक्शन। अल्पकालिक जीत हासिल करना, मतलब जनरेट शॉर्ट टर्म विंस। परिवर्तन को आगे बढ़ाना और समेकित करना, मतलब कंसोलिडेट गेन्स। ये हम देख रहे हैं कोटर है जॉन पी कोटर, उनके द्वारा विकसित किया गया था परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसके बारे में। और 8वां पॉइंट आता है परिवर्तन को संगठनात्मक संस्कृति में एकीकृत करना, मतलब एंकर द चेंजेस ऑफ इन कॉर्पोरेट कल्चर। तो जॉन पी कॉटर ने जो ये 8 चरण बताए थे परिवर्तन के, तो ये हमने देखे। अब आते हैं हमारे एडकार मॉडल, एडीकेआर मॉडल। क्या एडीकेआर मॉडल की बात करते हैं, इस मॉडल को हमारे प्रोसी द्वारा विकसित किया गया था और यह परिवर्तन को अपनाने और उसे बनाए रखने के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। कि परिवर्तन को करना है और उसको अपनाना ही है, नहीं है उसको से संबंधित जितने भी पहलू व्यक्तिगत पहलू उन पर केंद्रित है। इसमें 5 चरण है और इनको शॉर्टकट के रूप में एडीकेआर मॉडल कहते हैं। 5 चरणों को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एडीकेआर मॉडल कहते हैं। ए से होता है हमारा अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, परिवर्तन की आवश्यकता को समझना। जागरूकता मतलब क्या, परिवर्तन की आवश्यकता को समझना। दूसरा होता है डिजायर, मतलब इच्छा, तो परिवर्तन को अपनाने की प्रेरणा। तीसरा होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो परिवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक जानकारी लेना। चौथा होता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, तो नए तरीकों को अपनाने और उपयोग करने की योग्यता। क्या नए तरीकों को अपनाने और उपयोग करने की योग्यता। पांचवा आता है हमारा री इन्फोर्समेंट, मतलब सुदृढ़ीकरण, मतलब परिवर्तन को स्थायी रूप से बनाए रखना। तो हमारे ADKR मॉडल में ए से अवेयरनेस, डी से हमारा डिजायर, के से नॉलेज, ए से एबिलिटी और आर से इन्फोर्समेंट। तो दूसरा हमारा ADKR मॉडल है। तीसरा आता है लेविन का परिवर्तन मॉडल। क्या लेविन का, कुर्त लेविन है, कुर्त लेविन का चेंज मॉडल की बात करें तो ये मॉडल कुर्त लेविन द्वारा विकसित किया गया था। उनके अनुसार संगठन में 2 प्रकार की शक्तियां होती है। जो भी संगठन होता है तो संगठन में 2 प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। एक तो होती है हमारी अवरोधक शक्तियां, एक होती है हमारी उत्प्रेरक शक्तियां। तो अवरोधक शक्तियां क्या होती है, तो परिवर्तन का विरोध करने वाली शक्तियां हमारी अवरोधक शक्तियां होती है। जैसे संगठन में विवाद, खराब कार्यदशा, हड़ताल, कर्मचारी को अपर्याप्त वेतन। तो कई बार क्या परिवर्तन हम ऐसा कर देते हैं जो कर्मचारी को नुकसान करती है, तो उसको कर्मचारी भी विरोध करते हैं। जैसे हम संगठन में कोई विवाद है हो गया, खराब कार्यदशा, जैसे पहले पंखे लगे हुए थे लेकिन हमने पंखे हटा दिए, तो ऐसा परिवर्तन कर दिया तो कर्मचारी को नुकसान करता है, तो इससे क्या अवरोधक शक्तियां तेज हो जाएगी। फिर और दूसरी आती है हमारी उत्प्रेरक शक्तियां, कि हमने ऐसे परिवर्तन कर दिए जिसकी वजह से क्या लोग बढ़ बढ़ के उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। तो परिवर्तन को प्रोत्साहित करने वाली शक्तियां उत्प्रेरक शक्तियां होती है। जैसे पर्याप्त वेतन, कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध। यदि आप वेतन बढ़ाते हैं, वेतन पर्याप्त करते हैं तो सभी इसका अप्रिशिएट करेंगे सभी इस चीज को। तो इसलिए क्या प्रबंधक को चाहिए, क्या चाहिए कि प्रबंधक को चाहिए कि संगठन में वह अवरोधक और उत्प्रेरक शक्ति की पहचान करें। कि संगठन में हम परिवर्तन तो बाद में करेंगे, पहले ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी चीजें इसका अवरोध करेगी और कौन सी चीजें इसको प्रोत्साहित करेगी, मतलब उत्प्रेरक करेगी। और करके अवरोधक शक्तियों को तो न्यूनतम करना है और उत्प्रेरक शक्तियों को अधिकतम करने का प्रयास करना है। अब कुर्तविलिन लेविन साहब क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन है ये 3 चरणों में होता है। पहला चरण फ्रीजिंग, दूसरा मूविंग और तीसरा रीफ्रीजिंग। फ्रीजिंग की बात करें तो परिवर्तन के कारण जानना कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। दूसरा, फिर परिवर्तन से पहले संगठन के संसाधनों का आकलन करना कि जो परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें जो जो चीजें चाहिए तो क्या वो हमारे लिए पर्याप्त है। तीसरी, संगठन में अवरोधक और उत्प्रेरक शक्तियों की पहचान करना और फिर उसके बाद परिवर्तन करना, अर्थात मौजूदा प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार रहना कि जो हमें बदलना है, परिवर्तन करना, उस सब के लिए तैयार रहना, मतलब अनफ्रीजिंग। फिर मूविंग मतलब किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करना, मतलब हमने परिवर्तन कर दिया है अब उसकी समीक्षा करना, मतलब नई प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू करना। फिर आता है रीफ्रीजिंग, समीक्षा के पश्चात परिवर्तनों को संगठन में स्थापित करना, अर्थात संघ परिवर्तन को संगठन की संस्कृति का स्थायी हिस्सा बना देना। तो कुर्त लेविन के अनुसार इसके 3 चरण होते हैं, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। अब आता परिवर्तन प्रबंधन में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, कौन कौन सी दिक्कतें आती है परिवर्तन के प्रबंधन में, बात करें। पहला आता प्रतिरोध, तो कर्मचारी अक्सर परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्यों,
क्योंकि उन्हें अनिश्चितता, असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है परिवर्तन के कारण उनकी जॉब खतरे में पड़ जाए या फिर उनको ज़्यादा काम करना पड़े, तो हमेशा डरे रहते हैं। फिर आता है अपर्याप्त संचार, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यदि परिवर्तन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता, मतलब जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसके द्वारा यदि कर्मचारी को ठीक से नहीं बताया जाता कि हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, नुकसान तो होने ही नहीं देना है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं, संगठन को क्या फ़ायदा है, साथ ही साथ कर्मचारियों को क्या फ़ायदा है, तो कर्मचारियों में ऐसा नहीं बताएंगे तो कर्मचारियों में भ्रम और असहमति पैदा हो सकती है। फिर बात करें सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो परिवर्तन लागू करने के लिए पर्याप्त बजट, समय और मानव संसाधन जरूरी होते हैं। क्या परिवर्तन लागू करने के लिए पर्याप्त बजट, समय और मानव संसाधन जरूरी होते हैं? तो बात करें शीर्ष प्रबंधन का समर्थन मिलना, मतलब समर्थन ना मिला, लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट। भाई यदि कोई ऊपर का जो प्रबंधन है वो परिवर्तन करना चाहता है लेकिन उसने बातचीत भी नहीं की, नीचे वाले विरोध कर रहे हैं और फिर ऊपर वाले उनकी सुनना भी नहीं चाहते, मतलब लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट, कि यदि नेतृत्व परिवर्तन को सही ढंग से समर्थन नहीं देता तो इसे लागू करना भी कठिन हो जाता है। एक ये तो उल्टी बात है कि यदि मैनेजमेंट खुद ही नहीं चाहता, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जयपुर में है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में हेड ऑफिस ने क्या है, जयपुर वाले हेड ऑफिस में कुछ परिवर्तन किया और वह परिवर्तन जयपुर के ऑफिस के जो लीडर्स है टॉप के, उनको वो परिवर्तन पसंद ही नहीं आया, तो वह ठीक से लागू भी नहीं हो पाएगा। अब बात करेंगे जो परिवर्तन के प्रबंधन का क्या महत्व है। क्या परिवर्तन के प्रबंधन का महत्व की बात करें तो संगठन की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए परिवर्तन किया जाता है। इस संगठन में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। संगठन की संरचना, कार्मिक में समन्वय बढ़ाने के लिए परिवर्तन किया जाता है। संगठन में कार्य निष्पादन है वृद्धि हेतु, बाजार स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और संगठन में उत्प्रेरक शक्तियों को अधिकतम करने और अवरोधक शक्ति को न्यूनतम करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। अब परिवर्तन की बात करें तो अच्छे परिवर्तन के गुण की बताएं कि अच्छे परिवर्तन के प्रबंधन के गुण, कि जो भी परिवर्तन अच्छा होता है तो अच्छा हो, इसके क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण आता है परिवर्तन के पश्चात प्रबंधक निरंतर कर्मचारी संघों के संपर्क में रहना चाहिए। प्रबंधक या कर्मचारी संघों के संपर्क में रहने से उसे पता चलेगा कि जो परिवर्तन हुआ है वो किस हद तक लागू हो पाया है। फिर परिवर्तन के साथ लाभ और पुरस्कारों को जोड़ना, मतलब उसके कुछ न कुछ फायदे होने चाहिए तभी परिवर्तन स्वीकार होता है। संगठन में संचार व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, साथ ही साथ संगठन में सशक्त नेतृत्व शैली होनी चाहिए। संगठन में परिवर्तन के प्रबंध हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मतलब यदि जरूरत हो तो कर्मचारी को ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे परिवर्तन के प्रबंधन की सफलता के लिए कौन कौन सी रणनीतियां हैं जो हम अपना सकते हैं, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट की। पहला आता है स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य, मतलब क्लियर विजन और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो परिवर्तन की स्पष्ट रणनीति और लक्ष्य निर्धारित करें। क्या परिवर्तन की क्या होनी चाहिए, एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए और उसका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। फिर कर्मचारी की भागीदारी, मतलब एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मतलब कर्मचारियों को प्रक्रिया में शामिल करें और उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि उनको परिवर्तन के संबंध में कोई चिंता है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। फिर प्रभावित संचार, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो परिवर्तन की प्रक्रिया, लाभ और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से साझा करें। या परिवर्तन की प्रक्रिया, लाभ और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से साझा करें। तो प्रशिक्षण और समर्थन में तो ट्रेनिंग और सपोर्ट, तो कर्मचारियों को नए कौशल और प्रणालियों के लिए तैयार करें, कि कर्मचारियों को नए कौशल और प्रणालियों के लिए तैयार करें। फिर परिणामों की निगरानी और सुधार की बात करें, मॉनिटर एंड एडजस्ट की बात करें तो परिवर्तन के प्रभाव को मूल्यांकन करें और उसके अनुसार उसमें सुधार करें। तो अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमने काफ़ी अच्छा लेक्चर देखा। निष्कर्ष के रूप में यदि कंक्लूजन देखें तो परिवर्तन प्रबंधन क्या है, किसी भी संगठन के लिए वो जरूरी है, खासकर जब वह नई रणनीतियों, तकनीकों या संरचनात्मक परिवर्तनों को अपनाने की प्रक्रिया में होता है। तो संगठन को कर्मचारियों में प्रतिरोध, संचार की कमी, संसाधनों की सीमाओं जैसे हमारी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति अपनानी चाहिए और एक सुव्यवस्थित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया संगठन को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाती है। तो सुव्यवस्थित यदि हमारी परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया है तो इससे क्या होगा, संगठन अधिक लचीला होगा, प्रतिस्पर्धी होगा और कुशल होगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने परिवर्तन के प्रबंध के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे आप चाहें तो यह आप अन्य जो लेक्चर्स हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स आपको
उनसे काफ़ी हद तक बेहतर ही मिलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।